जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपना नोटिफिकेशन फॉर टीचर आउट कर दिया है। तो फटाफट देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट निकली है, क्या क्या वैकेंसी है। हिंदी में है 710, इंग्लिश में है 307, संस्कृत में है 70, राजस्थान में है 6, पंजाबी में है 6, उर्दू में 140, हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस में 350। मैं ऐसे स्क्रॉल करते जाती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वैकेंसी की पोजीशन और नंबर देखते रहिएगा। टोटल बता देती हूँ मैं, टोटल है आपका 3225। और आगे अब हम देख लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे फॉर फिलिंग द फॉर्म फॉर नोइंग द एलिजिबिलिटी। चलो देखते हैं। अब 1, 12 और 14 और 16 नंबर पे जो सब्जेक्ट्स के थे उसके लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। देखो, पोस्ट ग्रेजुएट तो मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी है फॉर सब्जेक्ट, और उसके बाद डिग्री होनी चाहिए आपके पास या डिप्लोमा होना चाहिए। एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, एक सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, ठीक है। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है पोस्ट ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और कोई एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा जिसको एनसीटी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, यही आपकी एलिजिबिलिटी है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवगनी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो हिंदी भी आनी चाहिए आपको, साथ साथ आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, वेतन देख लेते हैं। मैट्रिक लेवल L12 ग्रेड पे 4800। तो इसी के तहत आपको पेमेंट होगी, देख लीजिए। अब एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जो इन्होंने दी है, मेल कैंडिडेट्स जो एससी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल है, और वुमेन कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल है। वुमेन कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल, और इन केस ऑफ वुमेन हुआ विडोज उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इन केस ऑफ विडो she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent authority, or if she is a divorcee। अगर आप विडो हैं या डाइवोर्सी है तो आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस आपको अपना दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि आप विडो हैं या आप डाइवोर्सी हैं। अभी तक हमने सब्जेक्ट्स देख ली हैं, और सब्जेक्ट्स के बाद इसकी क्या एलिजिबिलिटी है टू अप्लाई वो देख लिया है, एलिजिबिलिटी देख ली हमने। उसके बाद हमने पे देख ली है, ठीक है। और पे देखने के बाद अभी हमने रिलैक्सेशन ऑफ एज देखी है। तो अब हम एज देख लेते हैं। आयु सीमा दिनांक 11/2026 नियुक्त 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 to 40 आपकी एज होनी चाहिए। 21 to 40 के हिसाब से अब आप अपने सारे जो रिलैक्सेशन मिलेगा एज का वो आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर 8 पे, तो द अपर एज लिमिट फॉर पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट पंचायत समिटीज एंड जिला परिषद एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग shall substantive capacity shall be 40 years. Now point number 9, the released emergency commissioned officers and short service commissioned officers after release from the army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear for the commission board or appointing authority, as this case may be, had they been eligible as the time of the joining the commission and the army। अभी आर्मी ऑफिशियल्स के बारे में है कि उनको एज लिमिट जो स्पेसिफाई की गई है उसी में आना होगा, ऐसा लिखा गया है पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। The person appointed temporarily to a post in service shall be deemed to be within the age limit if they were within the age limit when they were initially appointed, even though they have crossed the age limit when they appear finally before the commission board appointing authority, and shall be allowed up to 2 chances had they been eligible as okay। इसमें 10 पॉइंट में कह रहे हैं जो पर्सन जो टेम्परली अपॉइंटेड थे किसी भी पोस्ट में किसी भी सर्विस में, उनको डीम्ड जो एज लिमिट दी गई है इन्होंने, जैसे 21 से 40 साल है तो 40 साल उनकी एज लिमिट होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, हमने रिलैक्सेशन भी पढ़ लिया है कि रिलैक्सेशन किस किस प्रोसीजर्स पे दे रहे हैं, लेकिन इस केस में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा
कि अगर जो पर्सन एक सर्विस में है, उस सर्विस के बाद अगर इस सर्विस में अप्लाई कर रहा है, और जब उसने अपनी पहली सर्विस में अप्लाई किया था तब वो उस समय उस एज लिमिट के अंदर था, तो अभी भी जो गिवन एज लिमिट है उसको उसी के अंदर आना पड़ेगा। और जो कमीशन है या बोर्ड है वो हो सकता है उनको 2 चांसेस दे दे उनकी सर्विस देख के, उनकी कंडीशन देख के। देखो, पहले हमने एज लिमिट देखी 21 से 40 है, उसके बाद हमने रिलैक्सेशन देखा, किन्हीं का 10 साल है, किन का 5 साल है, और कुछ लोगों का, कुछ इंडिविजुअल्स का बिल्कुल ही फ्री है, मतलब कोई एज लिमिट ही नहीं है, जो डाइवोर्स है वुमेन या जो विडो है ना। तो उन सबको रखते हुए और उसके बाद ये जो कंडीशन ये लोग डालते हैं उन सबको देख के फिर जाके एज लिमिट जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा और 2 चांसेस देगा। दे विल ट्राई टू गिव 2 चांसेस, ऐसा लिखा है। एक बात आप सबको पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट उसके लिए अप्लाई करते हो तो जो कमीशन है उसके पास राइट होता है, वो चेंजेस कर सकती है वैकेंसी के नंबर पे। वो कभी भी अगर कभी भी जो आपका फॉर्म है वो बंद कर सकती है, कभी भी वो वैकेंसी चाहे कम भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। कमीशन के पास एज रिलैक्सेशन के भी चांसेस होते हैं, एज रिलैक्सेशन को कम करने के भी चांसेस होते हैं। वो टेस्ट किस दिन लेगी वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो कमीशन है जिस भी स्टेट का है उसके ऊपर बहुत अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर बहुत पावर होती है और अपने हिसाब से चलती है। तो आपको इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए पहले के 2 पॉइंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 12, अकॉर्डिंग टू राजस्थान राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रूल 218, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years for person with benchmark disabilities। ये कह रहे हैं PWD के लिए 40 एज जो है उसको 45 कर देंगे अगर वो PWD है, और अगर फर्दर आप किसी OBC किसी भी कैटेगरी के साथ आ रहे हो तो फर्दर आपको हो सकता है और रिलैक्सेशन मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द कमीशन वो कितनी रिलैक्सेशन देगा। चलिए, अब 14 अगस्त से 12 सितंबर रात के 12 बजे तक आप भर सकते हैं, यानी कि आपके कल से ही स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन फॉर्म की तिथि और आप 12 सितंबर तक भर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने लिंक भी दे दिया है कि कहाँ क्लिक करके आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो इस लिंक को देख लीजिएगा आप सब और फटाफट जाके अपना भर लीजिएगा। और मिनिमम जो फीस है वो है 500 रुपये, और बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The minimum qualification mark for each paper shall be 40%, provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to scheduled caste। minimum जो qualifying होगा आपका पेपर जनरल स्टडीज़ में या किसी में भी, तो उसके लिए आपको मिनिमम 40% लाने ही चाहिए, और फर्दर 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। SC ST हैं अगर आप, तो देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन। ड्यूरेशन 1 घंटा 3 मिनट। पेपर 2 का ड्यूरेशन है 3 घंटे का, उसमें है नॉलेज सब्जेक्ट। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल नॉलेज सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन लेवल नॉलेज सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पेडागोगी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन सब दिया गया है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 मार्क्स एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स। Okay, there will be 2 paper. Paper 1 will be of 150 marks and paper 2 will be of 300 marks. Duration of paper 1 shall be 1.5 hours and 2 shall be 3 hours। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए कोच रिक्रूट कर रहे हैं उनकी इन्होंने बता दी है एलिजिबिलिटी, या उनकी इन्होंने बता दी है कि कितने कितने मार्क्स के होंगे। 450 मार्क्स होगा, 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद 150 मार्क का एक पेपर और 300 मार्क का दूसरा पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क वुड बी डिडक्टेड। नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है तो 1/3 आपका डिडक्ट होगा अगर आपका गलत होगा। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। ओ माय गॉड। The minimum qualifying marks for each paper is again 40%, ये हम रीड कर चुके हैं। पेपर 1 स्पोर्ट्स वाले का आप देख लीजिएगा, वही सेम होगा ऑलमोस्ट जो कॉमनली सबके लिए पूछा जाएगा।
और जो स्पोर्ट्स के लिए पेपर 2 होगा वो होगा स्पोर्ट्स साइंस, नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या इन्होंने डिविज़न किया है, आराम से देख लेना क्या डिवीज़न किया है आरपीएससी ने आप लोगों के लिए फॉर द रिक्रूटमेंट। स्टेट लेवल पे क्या रिक्रूटमेंट है, सेकंड पोस्ट ऑफ स्टेट लेवल, थर्ड पोजीशन एट स्टेट लेवल, फिर पार्टिसिपेशन एट स्टेट लेवल और विनर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड पोजीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब के हिसाब से आपको मार्किंग दी जाएगी। नोट 2 लेवल शैल बी एज अंडर, आराम से देखिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports. Okay, अगेन फिज़िकल एजुकेशन के लिए 460 मार्क्स का टोटल है और 40 मार्क्स आपके फिर से आपके जो टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स है जब जिसमें आप पार्ट ले चुके हो उसका डिवीज़न होगा। पेपर मार्क देख लो, पेपर 1 आप देख लो आराम से क्या क्या होगा पेपर 1 में। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और उसके बाद पेपर 2 देख लो जो 260 मार्क्स का होगा इस कैटेगरी में, 2 घंटे का, फिर से 130 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये दिया गया है। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़ के, और स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिकल और जो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर रिक्वायर्ड है वो तो ज़रूरी ही है। तो ये है आपका आरपीएससी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन और ये आप भर सकते हैं सितंबर तक। 14 अगस्त को इसकी एलिजिबिलिटी खुल चुकी है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कोई भी डिग्री एजुकेशन में होनी चाहिए या डिप्लोमा जिसको रिकॉग्नाइज़ किया हो गवर्नमेंट में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।